नमस्कार, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। हर मंगलवार की तरह आज हमारे समक्ष उपस्थित है डॉक्टर आशीष तिवारी सर, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर। सर, आपका स्वागत है। वैसे तो हम हर मंगलवार एक रोचक तथ्य एवं जानकारी के साथ मिलते हैं, पर आज का विषय कुछ अलग है। आज हम कुछ गैर मान्यताएं एवं तथ्य, या हम जैसे स्कूल में कहते थे ट्रू और फॉल्स, उस पर बात करेंगे। तो सर, इस सेशन को स्टार्ट करते हुए जितनी ज्यादा कार्डियोलॉजी में या हृदय रोगों में अवेयरनेस हो रही है, उतना ही इसमें भ्रामक तथ्य भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ सोशल मीडिया में जितनी अवेयरनेस है, बहुत चीजें जल्दी सर्कुलेट होती हैं, उसके वजह से होता है, और कुछ बहुत ज्यादा अति उत्सुकता की वजह से होता है, जिसमें आप गूगल से कुछ भी सर्च करके पता कर लेते हैं। और आपको पता होगा, गूगल पे आप जो भी ढूंढना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत। इस मामले में बहुत अच्छी एक क्वेश्चन पूछा आपने कि जिसमें अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हृदय के रोग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही तथ्य है, जिसमें आपको रेगुलर आपको अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम, चलना फिरना बनाए रखना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे आप एक्टिव रहते हैं, आपकी हार्ट की हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होती है, बेहतर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें दो बातें ध्यान रखने की बात हमेशा रहेगी। पहली कि अगर आप हृदय के पहले से मरीज हैं तो आपकी एक्सरसाइज या व्यायाम या चलना फिरना या आपके ग्रेडेड मैनर का मतलब यह है कि आप अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू करें। इसका मतलब अगर 15 दिन पहले आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और आपकी छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से, या आप कई दिनों से पिछले 2-3 महीने से टहलना जाना बंद किया हुआ था, अब आप टहलना शुरू कर रहे हैं, तो पहली बात, आप धीरे धीरे टहलना शुरू करेंगे, अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यह स्पीड स्लो वॉक से ब्रिस्क वॉक तक हो सकती है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है जॉगिंग, और 10 किलोमीटर पर आवर इज रनिंग, 8 to 10 किलोमीटर इज रनिंग। तो पहले आप धीरे धीरे चलना शुरू करें 3 से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, उसके बाद ब्रिस्क वॉक करें। सीधे ब्रिस्क वॉक या रनिंग करने में आपके हार्ट को डैमेज होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सर्दियों में, स्पेशली विंटर ब्रोंकाइटिस, कार्डियक अस्थमा, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई सुसुप्तावस्था में लक्षण पड़े हुए होंगे तो सर्दियों की वजह से जकड़न हो सकती है। इसलिए सारे हृदय रोग मरीजों को ये सलाह रहेगी कि सर्दियों में आप अपना सुबह का जो भ्रमण है, सुबह का जो वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, वो सनराइज के आसपास करें, सूरज के उगने के साथ। ये इंडिकेशन है कि सूरज के, और अपने सर्दी से बचाव करें। इसी तरह देर रात में आप आउटिंग से बचें। तो ये हमारा पहला तथ्य हुआ एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा गूगल में लोग ढूंढते हैं, तो एक ऐसा पढ़ा जाता है गूगल में कि सुबह उठकर कच्चा लहसुन खाने से हृदय आपका स्वस्थ रहता है। ये क्या सच है? तो जितने भी हर्ब्स हैं, चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, ये सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, और ये इनसे डेफिनेटली बॉडी को फायदा पहुंचता है। किस तरीके से फायदा पहुंचता है कि एक शोध का विषय है, और काफी सारे शोध इसमें हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये दवाइयाँ, ये जो अपनी इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, और देसी रेमेडीज जिसको आप बोलते हैं, हल्दी हुआ, लहसुन हुआ, प्याज, डेफिनेटली स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बट क्या हार्ट अटैक आने से, आप लहसुन खाने से हार्ट अटैक ठीक हो सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई आपको सीने में दर्द हुआ है तो आप नीचे झुक जाएं और लहसुन खा लें, ये सब खा लें तो आपका हार्ट अटैक ठीक हो। इससे आप केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। हाँ, जब आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए आपको। और ये आपके शुगर को मेंटेन करने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, और आपके ओवरऑल बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में डेफिनेटली मदद करती हैं। और आज की डेट में, कोरोना काल हम सबने देखा है, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट और एलोपैथिक डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी डॉक्टर आपको आयुर्वेदिक को डिनाई नहीं कर सकता, देसी रेमेडीज को डिनाई नहीं कर सकता। ये सारी दवाइयाँ, सारी जो आपके नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे हैं, वो काम करते हैं, बस शायद हार्ट अटैक में नहीं। थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा शुगर को भी मैनेज करने में हेल्प करता है, तो क्या डायबिटीज जो है वो एक मेजर रीजन है हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 चीजें जिसको आप निकाल दें भारत से, तो क्या हार्ट की बीमारी कम आधी हो जाएगी? तो वो 2 चीजें हैं, डायबिटीज या मधुमेह और स्मोकिंग या तंबाकू। तो 50% हार्ट की बीमारियां जो हैं वो इन्हीं दोनों से संबंधित हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है तो उसकी हार्ट की बीमारी होने का खतरा एकदम कम हो जाता है। उसके उलट डायबिटीज या मधुमेह के वो सारे मरीज
जिनका HbA1c 9 या 10 के आसपास है, उनको 5 साल के बाद हार्ट की बीमारी होने का संभावना 70 से 80% है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज इक्वल टू हार्ट डिसीज। इसका मतलब बिल्कुल अगर आपको डायबिटीज अनियंत्रित है तो आप हृदय रोग मरीज के संभावना होने की संभावना आपको ये पूरी है। वो बीमारी हृदय रोग की कितनी ज्यादा होती है, कम होती है, ये बात की बात है। थैंक यू सर। जैसे आपने अभी डायबिटीज के बारे में बताया, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है हार्ट हेल्थ और हार्ट डिजीज के लिए? तो जो कंट्रीब्यूटर या रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं, या वह रिस्क फैक्टर जिसके लिए हम सारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे ही आप अपने 30s में पहुंचते हैं, 40s में पहुंचते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचते हैं, और जैसे ही आप अपने जॉब में पहुंचते हैं, आप इन सब चीजों को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपका जॉब आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया है कि इसके साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल होलसम डेवलपमेंट जरूरी है। इसका मतलब ये कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर गलती से किसी वजह से, जैसे कि आपके परिवार में हाइपरटेंशन की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी और आपको भी होगी, तो उसको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आपको दोनों मेंटेन करना है। यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर के अधिकांश मरीज हमारे पास जब आते हैं तो बोलते हैं कि हमको कोई लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं है तो क्यों हम दवाई खाना क्या जरूरी है? तो इस बात को मैं हमेशा के लिए एक बार अभी से क्लियर करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए दिमाग में बिठाना चाहिए और सभी को काउंसिल करें। साइलेंट ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी डेंजरस। तो वह ब्लड प्रेशर जिससे आपको हेडेक होता है वह आपके लिए खतरनाक है, लेकिन वह ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर 170, 180, जिसमें आपको कोई लक्षण नहीं आते, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप जनरली ब्लड प्रेशर नहीं नापेंगे या आपकी दवाई नहीं लेंगे, और जब यह ब्लड प्रेशर एक लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो यह या तो आपको दिमाग की बीमारी कराता है जो स्ट्रोक हो सकता है, और या वह आपको हार्ट की बीमारी कराता है जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट की नसों के ब्लॉकेज वाली बीमारी होती है। तो ये समझना एक आम जनों के लिए बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की बीमारी हो सकती है। भले ही उस ब्लड प्रेशर ने आपको कभी परेशान नहीं किया है, भले ही उस ब्लड प्रेशर से आपको बाकी लोगों की तरह हेडेक होता है या और कोई लक्षण आते हैं, अनईजीनेस लगता है या नहीं लगता है। तो जितने लोग भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जितने लोग भी, उनको जरूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट रेगुलरली कराते हैं। थैंक यू सर। जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जेनेटिक्स वाले पार्ट में आता है, लोगों को होता है, तो क्या हार्ट डिजीज भी जेनेटिक्स से रिस्की हो सकता है? तो वह व्यक्ति और वह आम जनता जिनके परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनके परिवार में प्री मैच्योर हार्ट डिसीज है। प्री मैच्योर हार्ट डिसीज का मतलब उनके पेरेंट्स को या उनके ब्लड रिलेटिव को जल्दी उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम है। वो जल्दी उम्र के क्राइटेरिया हर उम्र के हर व्यक्ति के लिए डिफाइंड है। फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। तो ऐसा नहीं कि अगर 75 साल में आपके पिता को हार्ट अटैक आया है तो आप अभी से चिंतित रहें और हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहें। 75 साल में अगर किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो ये इसमें फैमिली में हार्ट की बीमारी होने की संभावना अगले जनरेशन में जल्दी होने की संभावना बहुत कम है। उसके उल्टा अगर आपके परिवार में आपके पिता या माता को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया है तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। तो क्या इन सबसे घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह आपको एक मौका मिला है जिसमें आप अपने सारे रिस्क फैक्टर्स, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सबको आप अपना चेकअप करवाएं और चेकअप करा के पूरी अपने एडिशनल रिस्क फैक्टर निकाल लें। तो आपके जीवन में केवल एक ही रिस्क फैक्टर बचेगा। वो कौन सा होगा? अनुवांशिक रिस्क फैक्टर, जो आपके पेरेंट्स से, पिता से, माता से आया है। और ऐसा देखा गया है कि यह सभी लोग जो सतर्कता बरतते हैं और इन सभी एडिशनल रिस्क फैक्टर को हटा देते हैं, उनको कई बार हार्ट की बीमारी उन मरीजों से भी कम होती है जिनके परिवार में कोई हार्ट अटैक नहीं होता। तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इससे घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। डाइट को लेकर मेरे 2 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है आपसे। पहला यह कि क्या रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हम कहते हैं ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट्स खाना चाहिए फाइबर वाले, उससे क्या बेटर हार्ट हेल्थ होने की संभावना है? तो इसका सीधा संबंध आपकी ओवरऑल हेल्थ से भी है और इसका संबंध कोलेस्ट्रॉल की कमी से भी है। तो जब आप डाइट में वेजिटेबल्स
और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का सम्मिलन करते हैं, जिसको डैश डाइट भी बोलते हैं, मेडिटेरियन डाइट भी बोलते हैं। तो इससे आपकी हार्ट की हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपके शरीर में वसा का जमाव कम होता है, आपको रिफाइंड शुगर, मैदा, ये सब खाने से बचते हैं आप। और जब ये ठीक होता है आपका पाचन ठीक होता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है और इसके साथ ही आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है। यहाँ मैं उन एडिशनल इफेक्ट, अतिरिक्त जो फायदे होते हैं जैसे कि मिनरल्स हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन बढ़ना है, इन सब की बात जो करते हैं वो अतिरिक्त है इसके अलावा। लेकिन हार्ट हेल्थ पे डायरेक्टली और अभी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है और प्रिवेंटिव है हार्ट चेकअप में, प्रिवेंटिव हार्ट हेल्थ में इन सभी का बहुत अधिक योगदान है। और मैं चाहूँगा कि आप एक डैश डाइट फॉलो करें जिसमें आप कम से कम एक आपकी थाली में एक पार्ट आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अच्छी डाइट। थैंक यू सर। दूसरा ट्रू और फॉल्स यह है डाइट को लेकर कि जो पहला सवाल तो ये है कि सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं और उसे लेने से क्या हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है? तो दो तरीके के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट होते हैं, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय से माना गया है कि सैचुरेटेड फैट जैसे कि वसा, जैसे घी है, डालडा है, इन सब चीज़ों से, सैचुरेटेड फैट से हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है इनमें। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो आपके शरीर के लिए आवश्यक भी हैं, उनको इसका नुकसान नहीं होता। लेकिन ये लिपिड के एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस तरीके का भी वसा लेते हैं उसको एक नियमित अंतराल में, नियमित अनुपात में लेना है। इसका मतलब आपके 1 टीस्पूनफुल से आपको पूरी तरीके से वसा का त्याग नहीं करना है, क्योंकि जीवन के लिए आपके खाने पीने में तेल या वसा का होना जरूरी है। तो आप बिल्कुल लें और कम अनुपात में लें। तले हुई चीज़ों का अवॉइड करें, डीप फ्राइड फूड, रीफ्राइड फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और शायद हार्ट हेल्थ के लिए ये सब बहुत काम आते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन यह है कि क्या हम सुनते हैं 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, तो क्या बराबर स्लीप लेने से हमें हेल्दी हार्ट मेंटेन करने में हेल्प होती है? तो मेरे पास बहुत सारे मरीज इस बात के आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। वो बीपी की 1, 2, 3 से लेके 5 तक दवाई लेते हैं और जब उनका डिटेल स्टडी किया जाता है या उनकी हेल्थ स्टडी किया जाता है तो उसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद ठीक नहीं होती। और जैसे ही आप उनकी नींद ठीक करते हैं, 8 घंटे की स्लीप उनकी ठीक होती है, वैसे ही वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 4 से घट के 2 हो जाती हैं, कई बार 1 भी हो जाती है और उनका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सभी ब्लड प्रेशर के मरीज और हार्ट के मरीज नींद अपनी ठीक से लें, 6 से 8 घंटे। इसमें कई बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे कि ओबीस पेशेंट या मोटापे वाले पेशेंट जो होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, रात को खर्राटे बहुत आते हैं, उनको थेरेपी उपलब्ध है। उसमें हमारे आप शहर में कई अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं और वो स्लीप थेरेपी भी कर सकते हैं, स्लीप स्टडी कर सकते हैं और एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी नींद का ना होने का वजह क्या है, नींद की पूरी ना होने की वजह क्या है। अच्छी नींद आपके अच्छे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और अच्छी नींद बीपी को कंट्रोल करने के लिए अत्यावश्यक है। बिना बीपी अच्छी नींद हुए बीपी। अब इस अच्छी नींद में कुछ तर्क या कुतर्क आ सकते हैं, जिसमें कई बार बोला जाता है कि हर व्यक्ति के लिए एक साइकिल फिक्स होती है। कई लोग 5 घंटे में भी फ्रेश फील करते हैं, कई लोग 8 घंटे में फ्रेश फील करते हैं। रिकमेंडेशन सेज 6 से 8 घंटे, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपकी अपनी लाइफ साइकिल या अपने कंफर्ट के हिसाब से है। तो किसी को इस बात के लिए कोसना नहीं चाहिए कि 5 घंटे क्यों सोता है, किसी को इस बात के लिए भी नहीं कोसना चाहिए कि वो 9 घंटे क्यों सोता है। हो सकता है उसके बॉडी के लिए यही ऑप्टिमल स्लीप साइकिल है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि क्या स्ट्रेस को मैनेज करना या मेडिटेट करना हार्ट हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है? सो 1000 ईयर से योगा इज वेरी बेनिफिशियल एंड हमने अब योगा का ट्रू पोटेंशियल जाना है और इंडिया अभी वर्ल्ड लीडर है योगा में और योगा का नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी मनाया जा रहा है। तो योगा इज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बिल्कुल मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की एक्सरसाइज आपकी करा सकता है। मतलब आपको हल्का वर्कलोड चाहिए तो भी योगा आपकी हेल्प करेगा, आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड चाहिए तब भी योगा है, आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज तब भी योगा आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा पावर योगा, अदर योगा जो होते हैं वो मेंटल स्टेबल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो योगा से ओवरऑल देखा गया है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। योगा एक एक्सरसाइज का पार्ट है और जो लोग भी योगा करते हैं और जिनको भी योगा की जरूरत होती है वो लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर उपलब्ध हैं
और जो आपको आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके की हार्ट हेल्थ अचीव करने में। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए? तो हमारे 40 साल से कम के हार्ट अटैक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत में यह नंबर काफी अलार्मिंगली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 40 साल या उससे कम के हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या, और किसी भी समय अगर हमारे आईसीयू में देखें, अगर हार्ट के हमारे पास 10 पेशेंट या 12 पेशेंट भर्ती हैं एक समय में, तो उसमें से अगर हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उसमें से 50% मरीज जो हमेशा होते हैं 40 साल की उम्र से कम के होते हैं। ओवरऑल ये नंबर 20 से 30% तक वेरी करता है, बट रिसेंटली यह नंबर अधिक पाया जा रहा है। अगर इन सभी लोगों को देखें जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो इनवेरिएबली ये सारे लोग स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग या टोबैको होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनका बिल्कुल लीन थिन होते हैं, उनका वजन सामान्य होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, उनको डायबिटीज नहीं होती, उनके परिवार में कोई हार्ट अटैक नहीं होता, उनको अगर हम देखें तो केवल एक ही रिस्क फैक्टर समझ में आता है, वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस। तो इसी हार्ट के लिए स्मोकिंग जहर के बराबर है, तो उसको बंद करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो एल्डरली लोग आते हैं, 60-70 साल की उम्र के लोग आते हैं, उनको स्मोकिंग नुकसान नहीं करती। तो अगर आज हमारे पास हार्ट अटैक के 3 मरीज हैं हमारे पास आज की डेट में, तो हार्ट अटैक के 3 मरीज में से 2 स्मोकर हैं, और उनको हमको बोलना है, उनको हमको काउंसिल करते हैं स्मोकिंग बंद करने के लिए। और स्मोकिंग या धूम्रपान एकमात्र ऐसा कारक है जिसको आप जब बंद कर दें, अगर आप उसको 25 साल की उम्र में बंद करें तो आपको फायदा शुरू हो जाएगा। अगर आपने 20 साल पिया, 45 साल तक पिया, उसका 45 साल में बंद किया, तब भी आपको फायदा होगा। और जैसे कोई बोलता है मैं तो 40 साल से पी रहा हूँ, आप बंद करने से क्या फायदा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप जब बंद करेंगे तब फायदा होगा, और दोनों तरीके से फायदा होता है, हार्ट में भी, रेस्पिरेटरी या लंग में भी, और ओवरऑल हेल्थ। थैंक यू सर। आखिरी ट्रू और फॉल्स सवाल ये है सर कि क्या रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं? बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास आज रेगुलर हेल्थ चेकअप में हमारे पास जो मरीज है उनको साइलेंट हार्ट अटैक मिला। डायबिटीज पेशेंट अगर 50 साल में आपके पास रेगुलर हेल्थ चेकअप में आता है, उसको पिछले कुछ दिनों जब उनकी हल्का सा पसीना आया था तो उनको हार्ट अटैक निकला, और वो पता नहीं चला। वो ठीक है, अभी भी ठीक है, उम्मीद करते हैं वो आगे भी ठीक रहेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होते हैं, ईयरली हेल्थ चेकअप होते हैं, उसमें आपकी किसी भी तरीके का रिस्क, जोखिम कारक पता चल जाता है। उसमें कभी ये भी पता चल जाता है कि आपके ईसीजी खराब हो रहा है, उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपका हार्ट मोटा हो रहा है, उसमें ये भी पता चल जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल एक लेवल से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको कंट्रोल करना है, और आपकी बाकी चीज़ें भी बॉडी की पता चल जाती है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो उम्र हम लोगों ने 30 साल प्लस कर रखी है, तो धीरे धीरे और भी कम की जा सकती है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करें, प्रिवेंटिव हार्ट केयर में भरोसा करें, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हर साल कम से कम साल में एक बार जरूर कराएं। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हेल्थ चेकअप के लिए हमारे पास क्या ब्रीफ में एक सुविधाएं हैं हार्ट को लेकर। हमारे पास शैल्बी हॉस्पिटल एकमात्र कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है महाकौशल और जबलपुर का, और यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक अलग टीम है, और जो आपका 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। सो दिस इज अ फैसिलिटेटेड कॉन्टैक्ट। फैसिलिटेटेड कॉन्टैक्ट मीन्स अगर आपका सोसाइटी, आपकी कॉलोनी, आपका ऑफिस हेल्थ चेकअप कराना चाहता है तो उनको कांटेक्ट करेगा, एंड शी विल फैसिलिटेट एवरीथिंग। तो ये इसमें नॉर्मल क्यू में लगने की जरूरत नहीं है, ये डिपार्टमेंट पूरा अलग है, और आपका बहुत ही तेजी से इसमें काम हो जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो हमको रूटीन में हम नहीं उपलब्ध करा पाते, वो इन सारे मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करते हैं। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लाभप्रद रही होगी। हम फिर से अगले मंगलवार किसी रोचक तथ्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। नमस्कार।